हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल है? तो फिर बच्चों, हम अपनी बॉटनी की स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एज हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर पढ़ना, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। और इस चैप्टर में हमने जो बहुत सारी बातें हैं वो पढ़ ली थी। इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ चुके थे बच्चों? हम इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे पोटेंशियल्स के बारे में, कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है और प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। और ये तीनों के अकॉर्डिंग वाटर का फ्लो जो होता है, प्लांट वाटर रिलेशन जो है, उस टॉपिक को हम समझने की कोशिश कर रहे थे, प्लांट वाटर रिलेशन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, मुझे लगता है कि आपको उतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो उसी चीज़ को अब हम कंटिन्यू करते हैं। और ये जो प्लांट वाटर रिलेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आपको वो चीज़ें समझ आई कि नहीं, वो चेक करते हैं पहले एक क्वेश्चन के थ्रू, तब हम कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। तो बच्चों, लेट्स सपोज कि 3 सेल हैं, सेल ए, बी और सी। ये तीनों सेल जो हैं वो एक दूसरे के पास में अरेंज्ड हैं, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हो। और इन तीनों के अंदर जो पोटेंशियल्स हैं, वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल और सॉलिड पोटेंशियल, इनके डेटाज दिए हुए हैं। और इनके जो डेटा दिए हुए हैं, इसके बेस पे आपको बताना है कि वाटर के फ्लो का डायरेक्शन क्या रहेगा। ए, बी और सी, ये जो तीनों सेल हैं, इनके बीच में वाटर का फ्लो होगा। तो बच्चों, बताना है आपको कि वाटर ए से बी जाएगा कि बी से ए जाएगा, बी और सी में क्या रिलेशन रहेगा, और ए और सी में रिलेशन क्या रहेगा। और बच्चों, इसके अलावा आपको एक और भी चीज़ बतानी है मुझे इस क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में कौन सा सेल है जो प्लाज्मोलाइज्ड है। तो बच्चों, आप ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन? तो बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे ये ए सेल है, ए सेल में आप क्या देख रहे हैं, साई डब्ल्यू की वैल्यू -8, साई पी जो है वो क्या है, 5 है। अब साई डब्ल्यू आपको पता है वाटर की फ्री एनर्जी को बता रहा है, जो ऑलरेडी दी हुई है। मैं यहाँ पे फ्री एनर्जी लिख देता हूँ, कितनी दी हुई है, -8। जो भी यूनिट है इसका, प्रेशर का यूनिट ही होगा। टोर हो सकता है, पास्कल हो सकता है, बार हो सकता है, एटीएम हो सकता है, तो उस यूनिट में। ऐसे ही सेल बी जो है, उसके लिए वाटर पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ पर साई डब्ल्यू नहीं दिया हुआ है, हम कैलकुलेट करेंगे। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। तो बच्चों, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर -5 + 3, यानी वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, -2। वाटर की फ्री एनर्जी कितनी, -2। ऐसे ही सी सेल जो है, उसके अंदर क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर क्या, -5, तो वाटर पोटेंशियल -5। अब वाटर फ्लो का डायरेक्शन बताना है कि किधर से किधर होगा। तो बच्चों, आपको पता है कि वाटर हमेशा कैसे किधर से किधर फ्लो करता है। तो हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, जहाँ पे वाटर की फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी, वहाँ से जो फ्री एनर्जी कम होगी उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो बच्चों, क्या वो डायरेक्शन B to A होगी, क्योंकि -2 इज़ लार्जर वैल्यू, -8 जो है वो छोटा है, ज़्यादा से कम की तरफ। और आप ऐसे देख सकते हैं कि -8 मीन्स ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि फ्री एनर्जी में जो चेंज है वो कितना है, -8 है। या सबसे कम फ्री एनर्जी जो है वाटर की वो ए में है, इसीलिए पानी जो है वो वाटर जो है वो बी से भी ए में जाएगा, सी से भी ए में जाएगा। ऐसे ही बी और सी को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे फ्री एनर्जी -2, यहाँ पे फ्री एनर्जी -5, यानी फ्री एनर्जी कम कहाँ पे है, सी में। तो हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो बच्चों, ये हमने देखा किसके अकॉर्डिंग, साई डब्ल्यू के अकॉर्डिंग। कुछ बच्चे जिन्होंने डीपीडी को अच्छे से समझा था और वो डीपीडी को जानते हैं कि डीपीडी जो है वो क्या है, वो वाटर की डिमांड है, डीपीडी वाटर डिमांड है। और उनको पता है कि जिसका डीपीडी ज़्यादा होता है उस तरफ पानी चला जाता है। तो आप इस डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं डीपीडी में, क्योंकि आपको पता है साई डब्ल्यू जो था वो हमारा क्या था, माइनस ऑफ डीपीडी। यानी यदि इस वैल्यू को, जो हमारी वैल्यू यहाँ पे साई डब्ल्यू की आ रही है, उसको यदि हम माइनस हटा के लिख दें, यानी क्या हो जाएगा, डीपीडी इसका क्या हो जाएगा, इसका डीपीडी हो जाएगा 8, इसका डीपीडी हो जाएगा 2, इसका डीपीडी हो जाएगा 5। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, 8, यानी इस तरफ डिमांड के अकॉर्डिंग।
और 5 से भी किधर जाएगा 8 और 2 से 5 की तरफ जाएगा वाटर डिमांड के अकॉर्डिंग। तो बच्चों आप इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते थे कि यदि आप साइड डब्ल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं तो फिर वाटर का फ्लो होगा किधर से किधर, हायर साइड डब्ल्यू टू लोअर साइड डब्ल्यू, यानी कि जहाँ पे फ्री एनर्जी ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ, या फिर यदि आप माइनस हटा करके इसको देखते हैं तो लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी वाटर का फ्लो होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो आपको प्रीवियस ईयर में जो आपने पढ़ा था उनका एक रिकैप रिवीजन भी दे रहा है और साथ में आपके कंसेप्ट्स को भी क्लियर कर रहा है। और अब हम टॉपिक जो है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले वो है प्लाज्मोलाइसिस। तो बच्चों ये प्लाज्मोलाइसिस जो है वो क्या होता है? बच्चों प्लाज्मोलाइसिस क्या है? यदि हम किसी प्लांट सेल को, मींस यदि कोई ऐसा सेल है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो उसमें से क्या होगा, वाटर जो है वो बाहर निकलने लग जाएगा और सेल जो है वो श्रिंक करना स्टार्ट कर देगी। तो वो कंडीशन जब हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो गया और सेल वॉल को छोड़ चुका है, सेल के सेंटर में वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो बच्चों it is withdrawal of protoplast of plant cell from its wall due to excessive loss of water cell due to osmotic action। कब होगा ये बच्चों? प्लाज्मोलाइसिस occurs when plant cell is placed in hypertonic solution due to exoosmosis। जो exoosmosis होता है उसी की वजह से ऐसा होता है। water is first lost from cytoplasm then it is lost from vacuole। तो बच्चों इसको हम समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम के साथ में। तो बच्चों एज्यूम करते हैं यहाँ पर कि ये एक प्लांट सेल है जो कि टर्जिड है। यदि हम सोचें कि इस डायग्राम में ये जो आपको दिख रहा है, ये मैंने एक प्लांट सेल बनाया है और ये प्लांट सेल टर्जिड है। आप इसका वैक्यूल भी देख पा रहे हैं, बड़ा सा वैक्यूल बनाया है मैंने इसमें, और ये रखा हुआ है किसके अंदर, ये बाहर जो आपको एक सॉल्यूशन दिख रहा है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, यानी यहाँ पर साइटोप्लाज्म का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके कंपेयर में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है किसका, बाहर वाले सॉल्यूशन का, यानी बाहर वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये सेल रखी हुई है तो उस केस में क्या होगा, तो आप सब समझ सकते हैं कि इसमें होगा एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस मतलब क्या, साइटोप्लाज्म जो है बच्चों वो बाहर निकल जाएगा इस सेल में से और हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो बाहर निकलता जा रहा है। बच्चों ये सेल पहले फुली टर्जिड था तो क्या होगा, टर्गर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, सेल का टीपी डिक्रीज होते जाएगा। बट एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसका टीपी क्या हो जाएगा, इसका टीपी 0 हो जाएगा। तो बच्चों जब वो कंडीशन, जब इसका टीपी 0 हो जाता है, ये सेल क्या हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। उस पर्टिकुलर कंडीशन को, यानी एक्सोऑस्मोसिस होने की वजह से जो टर्गर प्रेशर डिक्रीज हुआ और एग्जैक्टली 0 हो गया, उसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। तो बच्चों लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस क्या है, एक्चुअल में एक स्टेप है जिस स्टेप में आप देख पाते हैं कि सेल वॉल जो है वो उससे सेल मेम्ब्रेन अटैच्ड है लेकिन कोई भी फोर्स नहीं लगा रही है, टीपी क्या है, 0 है। यदि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे, यानी कि पानी और भी बाहर निकलता जाए, तो बच्चों क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कॉर्नर्स पे से, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होगा, ये कॉर्नर पे से ऐसे डिटैच होने लग जाएगी, यानी कॉर्नर पे ये सेल वॉल को लीव करना स्टार्ट कर देगी और कुछ इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी। इस कंडीशन को जब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से कॉर्नर पे डिटैच हो गई है, उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, उस कंडीशन को बोल देंगे हम, या उस स्टेज को बच्चों हम बोल देंगे इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, समझ गए बच्चों। तो ये स्टेज एक तरीके से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले टीपी 0 हुआ, कोई एविडेंट साइन नहीं दिख रहा है प्लाज्मोलाइसिस का, उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, और उसके बाद में होगा इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। और यदि सारा का सारा पानी और भी इसमें से बहुत सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये सेल जो है वो और ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी, एविडेंट स्पेस बन जाएगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, इसको बोलते हैं हम एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। तो बच्चों प्लाज्मोलाइसिस जो है उसके 3 स्टेप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
कि क्या होता है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस जब टर्गर प्रेशर एग्जैक्टली 0 होगा, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस जब सेल मेम्ब्रेन कॉर्नर पे से सेल वॉल को छोड़ना स्टार्ट कर देगी, और एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस जब जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है उसके बीच में क्लियर गैप आ जाएगा, उसको हम एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। तो बच्चों ये पानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस में पानी बाहर निकल रहा है, जैसे जैसे वाटर बाहर निकलता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, वैसे वैसे इसका वैक्यूल भी छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म से पानी बाहर निकलता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट है वो अपना पानी जो है वो साइटोप्लाज्म को देता है, और ग्रेजुअली इसका जो वैक्यूल है उसका डायमीटर कम होता जाएगा और भी कम होता जाएगा। तो जो पूरा प्लाज्मोलाइज्ड सेल होगा उसके अंदर वैक्यूल जो होता है वो नियरली एब्सेंट हो जाता है। तो बच्चों जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाटर फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, और उसके बाद में पानी कहाँ से निकलता जाता है, इस वैक्यूल में से पानी निकलता जाएगा और वैक्यूल का साइज जो है वो भी छोटा होता जाएगा। तो बच्चों आपको प्लाज्मोलाइसिस समझ में आ गया होगा। और देखते हैं तो स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस जो है वो क्या होगा, यहाँ पर 3 स्टेज अभी हमने देखा, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस एंड एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। तो बच्चों लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस जब क्या हो रहा है, सेल का साइज जो है वो रिड्यूस हो रहा है, वैक्यूल का साइज रिड्यूस हो रहा है, और एक ऐसी कंडीशन आ गई जब सेल का टर्गर प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, उसको हम बोल रहे हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। यदि यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तो उस टाइम पर क्या होगा बच्चों, उस टाइम पर कॉर्नर पे से जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगी, द प्रोटोप्लास्ट विल बी विथड्रॉन फ्रॉम द सेल वॉल, और ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और टीपी की वैल्यू जो है या साइपी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। और बच्चों एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस क्या होगा, फाइनल स्टेज ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, और सेल जो है वो नियरली राउंडेड हो जाएगा और इसका टीपी जो है वो क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों प्लाज्मोलाइसिस के बाद में हम देखते हैं कि आखिर यदि इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को प्योर वाटर में रख दें तो क्या होगा। तो बच्चों डीप प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस जो है वो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जब हम सेल को कहाँ पे रख दें, वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर या प्योर वाटर के अंदर रख दें तो क्या हो जाएगा, वो अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा या एंडोऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डीप्लाज्मोलाइसिस। बच्चों डीप्लाज्मोलाइसिस क्या हो, वापस से स्वेलिंग होकर ओरिजिनल स्टेज में आ जाना। अब बच्चों हम देखते हैं कि आखिर प्लाज्मोलाइसिस के एप्लीकेशन क्या है, आखिर प्लाज्मोलाइसिस को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो बच्चों एप्लीकेशन देखते हैं हम, एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। बच्चों प्लाज्मोलाइसिस जो है उसका यूज़ है कि हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे पिकल को ख़राब नहीं कर पाते हैं, या फंगाई जो है वो हमारे पिकल को ख़राब नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पिकल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि यदि कोई बैक्टीरिया वहाँ पे उसके ऊपर ग्रो करने जाता है तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, और वो बैक्टीरिया खुद जो है वो मर जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप से जो जैम्स होते हैं और जेलीज होते हैं वो भी लंबे टाइम तक प्रिजर्व कंडीशन में रह जाते हैं। क्यों? सेम कंडीशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर विल लीड टू एक्सोऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस। फिश मीट वगैरह जो है उनको भी जब हम कैरी करते हैं उनके ऊपर सॉल्ट वगैरह जो है वो छिड़क देते हैं। क्यों? ताकि वहाँ पे भी बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। और प्लाज्मोलाइसिस जो है उसको यूज़ करते हैं हम किसके लिए, वीड को रिमूव करने के लिए। यानी कि यदि कोई वीड है तो उसके चारों तरफ यदि हम सॉल्ट को स्प्रिंकल कर दें तो क्या होगा, और उसको वहाँ पे वाटरिंग कर दें तो क्या होगा, वहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा जिसकी वजह से रूट का प्लाज्मोलाइसिस होगा और अल्टीमेटली प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ये सारे एप्लीकेशन है बच्चों प्लाज्मोलाइसिस के। अब बच्चों प्लाज्मोलाइसिस टॉपिक के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इम्बाइबिशन। बच्चों इम्बाइबिशन क्या होता है? इम्बाइबिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर जो है वो एड्जॉर्ब होता है। बच्चों ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर एड्जॉर्ब होता है किसके थ्रू, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, वो सॉलिड हो वो कॉलॉइड्स हो, तो उनके थ्रू वाटर का जो एड्जॉर्प्शन होगा उस प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, उस प्रोसेस को इम्बाइबिशन बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि इम्बाइबिशन जो है, इम्बाइबिशन इज सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्यों हो रहा है ये?
क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंस है किसके अंदर, वाटर पोटेंशियल है, वाटर की फ्री एनर्जी में जो वुडन ब्लॉक होता है। सपोज हम बात करते हैं कोई ड्राई मेटेरियल है, कोई वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक के ऊपर जब हम पानी डाल देते हैं तो कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं कि वुडन ब्लॉक है सपोज, और इसके ऊपर यदि हमने पानी डाल दिया है तो ये क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बच्चों यहाँ पर वुडन ब्लॉक जो है वो सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन नहीं है, ये तो सेल वॉल है, और सेल वॉल जो होता है वो अपने आप में एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो यहाँ पर वाटर का एड्जॉर्प्शन हुआ, क्यों, क्योंकि वुडन ब्लॉक के अंदर पानी कम है, वाटर की फ्री एनर्जी कम है, बाहर ज़्यादा है, तो उसने वाटर को एड्जॉर्ब कर लिया या एब्जॉर्ब कर लिया और स्वेल हो गया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इम्बाइबिशन। तो वुडन ब्लॉक के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करना इम्बाइबिशन होगा। सीड जो होता है, सीड जर्मिनेशन के टाइम पे वाटर एब्जॉर्ब करता है, सीड एब्जॉर्ब्स वाटर ड्यू टू इम्बाइबिशन, और इम्बाइबिशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे भी आप जानते हैं कि सीड जो है उसके अंदर वाटर का अमाउंट बहुत कम है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, किस प्रोसेस के थ्रू, इम्बाइबिशन के थ्रू, और यही हेल्प करता है जो यंग एम्ब्रियो है उसको ग्रो करने में और सॉइल से बाहर निकलने में। तो बच्चों इस तरीके से इम्बाइबिशन जो है वो सेल में, यदि हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल का मेनली कौन सा पार्ट होगा, वो सेल वॉल होगा जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सेल वॉल के थ्रू या सेल के अंदर कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है तो उसके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन ही क्या कहलाता है, इम्बाइबिशन कहलाता है। और बच्चों इम्बाइबिशन प्रेशर क्या होता है, इम्बाइबिशन प्रेशर, इसको हम आईपीपी बोलते हैं, इम्बाइबिशन प्रेशर। तो बच्चों ये प्रेशर क्या होता है, जब हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस या वुडन ब्लॉक ने वाटर एब्जॉर्ब किया तो वो स्वेल हुआ, स्वेल होने की वजह से उसमें एक प्रेशर डेवलप होता है, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इम्बाइबिशन की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इम्बाइबिशन प्रेशर। और बच्चों पुराने टाइम में ये यूज़ होता था किसके लिए, रॉक्स को ब्रेक करने के लिए। इट वॉज यूज्ड टू ब्रेक रॉक्स इन एंशिएंट टाइम, एंशिएंट टाइम। बच्चों कैसे कैसे ये रॉक को ब्रेक करने में यूज़ होता था, तो बच्चों जो रॉक के बीच में राफ्ट होती है, सपोज ये रॉक है, इसके बीच में राफ्ट है, तो एक वुडन ब्लॉक जो है वो इसके अंदर डाल दिया जाता था, और इस वुडन ब्लॉक के ऊपर से वाटर जो है वो डाल देते थे। तो इसके बाद क्या होगा, ये स्वेल होगा, यहाँ पे एक इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और उस इम्बाइबिशन प्रेशर की वजह से ये जो राफ्ट के अंदर जो ये रॉक के अंदर जो राफ्ट है इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ये स्वेल हो करके इस रॉक को ब्रेक होने में हेल्प कर देगा। तो पुराने ज़माने में ये यूज़ भी होता था। और बच्चों यदि हम बात करें कि रेनी सीज़न के अंदर जो हमारे डोर्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, रेनी सीजन में डोर्स होते हैं वो फूल जाते हैं, वो चोक होने लग जाते हैं, तो वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी इम्बाइबिशन की वजह से होता है। तो रेनी सीजन के अंदर डोर्स का स्वेल हो जाना ड्यू टू इम्बाइबिशन। तो बच्चों ये इम्बाइबिशन प्रेशर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कि हम देखते हैं प्लांट जब इनिशियली सीड जर्मिनेट हो रहा है तो उस टाइम पे काम कर रहा है, और इवन बच्चों ये इम्बाइबिशन जो होता है वो रूट हेयर के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करने में भी, यानी इनिशियल स्टेज जो होती है वो यही होती है, क्योंकि रूट हेयर जो है वो बाहर से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। सबसे पहले वो वाटर कहाँ पे आएगा, सेल वॉल पे आएगा, यानी सबसे पहले क्या हुआ, सिंपल डिफ्यूजन, इम्बाइबिशन, और उसके बाद में ये वाटर जो है वो एंटर होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। वो प्रोसेस क्या होगी, वो प्रोसेस हो जाएगी मिनरल ट्रांसपोर्टेशन, वो प्रोसेस हो जाएगी ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों एक और भी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम हीट ऑफ वेटिंग, हीट ऑफ वेटिंग। बच्चों ये हीट ऑफ वेटिंग जो है वो क्या होता है, जब इम्बाइबिशन हो रहा है उस टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है सरफेस का, जो इम्बाइबिशन हुआ उस प्रोसेस की वजह से सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसे हम हीट ऑफ वेटिंग बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर और प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग
इम्बाइबिशन। उस प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे हम, हीट ऑफ वेटिंग। बच्चों ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब कोई वाटर मॉलिक्यूल इम्बाइब हुआ यानी किसी सरफेस पे अटैच हुआ तो क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है बच्चों किसके अंदर, हीट के अंदर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वाटर मॉलिक्यूल की वही है जो क्या कर रही है, कन्वर्ट हो जा रही है किसके अंदर, हीट के अंदर, और इसी वजह से सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है वो पढ़ा, और इम्बाइबिशन क्या होता है और उनके एप्लीकेशन क्या है, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ी है। और इसके बाद हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहो, बाय।